सभी अभिभावकों एवं सभी बच्चों को उज्जवल क्लासेज की ओर से मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमावत। विगत वीडियो में हम वैदिक गणित के बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक गणित में जो क्वेश्चन हमारे थे, कुछ किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हमने सीख लिया था और लगभग 4 क्वेश्चन भी किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या है कि किसी संख्या का घन ज्ञात करना है। किसी संख्या का घन ज्ञात करना, देखो संख्या का घन ज्ञात करने का वही तरीका है, निखिलम आधार विधि की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। किसी संख्या का घन ज्ञात करना। किसी संख्या का घन ज्ञात करना है। घन का मतलब होता है 3 घात। जैसे संख्या मान लो कि यहाँ पे 16 है, इसका घन ज्ञात करो तो इसके ऊपर कितनी घात आ जाएगी, 3 घात आ जाएगी। और किसी संख्या के ऊपर 3 घात लिखी हुई है, उसका मतलब वो कितने बार गुणा होगा, 3 बार। 16 × 16, ये जो गुणा करने के बाद में जो आंसर आएगा वही क्या है, अपना घन है, 16 का घन होगा। तो यहाँ पे हम निखिलम विधि की सहायता से घन ज्ञात करना सीखेंगे। निखिलम विधि की सहायता से घन ज्ञात करना सीखेंगे। निखिलम विधि में 2 प्रकार की होती है, एक तो आधार की सहायता से और एक उपाधार की सहायता से। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उपाधार कब काम में आता है, जब किसी संख्या का विचलन आधार से ज़्यादा होता है तो उस केस में उपाधार विधि काम में ली जाती है। तो किसी संख्या का घन ज्ञात कर रहे हैं, कौन सी विधि है हमारे, निखिलम विधि। निखिलम, देखो मैं दोनों लिख रहा हूँ इसमें, निखिलम आधार ऑब्लिक लगा के मैं लिख रहा हूँ उपाधार। उपाधार विधि, इन दोनों विधियों की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। तो हम पिछली क्लास यानी कि 9th क्लास की जो कुछ बातें थी, किसी संख्या को गुणा करना, 3 संख्याओं को गुणा करना निखिलम विधि की सहायता से, वो पर्सन एक सॉल्व करते हैं। उसके बाद में आपकी जो मेमोरी होती है वो बिल्कुल ताज़ा हो पाएगी और हम जो नया सूत्र बनाएंगे वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। देखो निखिलम विधि की सहायता से आपने 3 संख्याओं को गुणा करना देखा होगा 9th क्लास में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम, जैसे आपको गुणा करना है 11 × 12 × 13, 3 संख्याओं को गुणा करना है भाई, किस विधि की सहायता से, निखिलम विधि की सहायता से। तो यहाँ पे एक तो आधार विधि होती है और एक उपाधार विधि होती है। तो कौन सी विधि काम में आएगी, यहाँ पे आधार विधि आएगी काम में। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे आधार क्या लेंगे हम, 10 लेंगे, तो इसका विचलन क्या आएगा, 1 और इसका 2 और इसका 3, जो कि आधार से छोटा है। विचलन आधार से छोटा है, इसलिए आधार विधि काम में आएगी। यदि विचलन आधार से बड़ा होता तो कौन सी विधि काम में आती, उपाधार विधि काम में आती। तो यहाँ पे गुणा करना सीखेंगे। जो 9th का क्वेश्चन है, ये 9th का क्वेश्चन होने के बाद में हम 10th वाले पर्सन सॉल्व करेंगे। तो आपको याद आ रहा होगा कि एक तरफ हम क्या लिखते थे, संख्या, और दूसरी तरफ क्या लिखते थे भाई, विचलन। दूसरी तरफ क्या लिखते थे, विचलन, और इस साइड में क्या चलता है हमारे, संकेत। तो संकेतों में आपको क्या लिखना है, आप आधार क्या ले रहे हो, विचलन क्या ले रहे हो, वो लिखना है आपको। तो आधार आपने क्या माना है यहाँ पे, 10, आधार क्या मान लिया है, 10, और विचलन क्या आएंगे, विचलन बिल्कुल सिंपल है। आपको 11 का विचलन लिखना है, तो 11 का विचलन क्या होगा भाई, 1 होगा, यानी कि 11 - 10। संख्या में से आधार को घटाते हैं तो क्या आ जाता है, विचलन आ जाता है। तो यहाँ पर 11 का विचलन क्या आ गया, 1, 12 का विचलन क्या होगा, 2, और 13 का विचलन क्या होगा, 3। इस प्रकार से ये तीनों विचलन आ गए। एक तरफ संख्या लिखते हैं, दूसरी तरफ हम विचलन लिखते हैं। तो पहली संख्या क्या है, 11 है, दूसरी 12 और तीसरी संख्या 13 है। इधर विचलन 1, 2 और 3 आ गया। इस प्रकार से हम लिख लेते थे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ सूत्र की आवश्यकता पड़ती थी। वो सूत्र क्या है, वो सूत्र लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। सूत्र लिखने के बाद में हम नीचे सॉल्व कर लेंगे। वैसे आपको यहाँ पे सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सूत्र तो हमें दिमाग में ही याद रखना होता है। तो यहाँ पे सूत्र थोड़ा सा लंबा है परंतु है सरल। एक संख्या लिखनी है, एक संख्या, कोई एक संख्या, जैसे आपने 11 लिख दी, 12 लिख दी या 13 लिख दी, इनमें से कोई एक संख्या लिखनी है। फिर प्लस शेष 2 संख्याओं के विचलनों का योग, शेष 2 संख्याओं के विचलनों का योग।
देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, शेष दो संख्याओं के विचलनों का योग। ये वाला पार्ट पूरा हो गया। फिर ओब्लिक लगाएंगे, दो दो विचलनों, क्रमागत दो दो विचलनों के गुणनफलों का योग आएगा यहाँ पे। क्रमागत दो दो विचलनों के गुणनफलों का योग। क्रमागत विचलनों के गुणनफलों का योग का मतलब ये है कि विचलन ये है तो क्रमागत ये हुआ 1 2, यानी कि 1 को 2 से गुणा करो, फिर जोड़ का चिन्ह लगाओ, फिर 2 को 3 से गुणा करो, फिर जोड़ का चिन्ह लगाओ, और फिर 3 को 1 से गुणा करो, फिर जोड़ का चिन्ह लगाओ। तो ये क्रमागत विचलनों का गुणनफलों का योग आ जाएगा। फिर ओब्लिक लगाओगे और यहाँ पे क्या आएगा, विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। इस प्रकार से ये पार्ट पूरा हो जाएगा अपना। ये सूत्र लिख दिया है मैंने, ठीक है। इस सूत्र में वैल्यू रखते हैं भाई, सूत्र में वैल्यू रखते हैं तो मान क्या आएगा। आपको यहाँ पे सूत्र लिखना नहीं था, केवल मैंने समझाया। अब मैं नीचे सूत्र में मान रख रहा हूँ तो आप पाओगे कोई एक संख्या लिखनी है, जैसे मैंने 11 लिख दी यहाँ पे, एक संख्या क्या लिख दी 11। अब शेष दो संख्याओं के विचलनों को जोड़ना है तो 11 का विचलन 1 था, इसको तो छोड़ना है और इन दोनों विचलनों को आपको यहाँ पे जोड़ना है। तो 2 + 3 हो गया। फिर ओब्लिक का चिन्ह है। क्रमागत दो दो विचलनों के गुणनफलों का योग करोगे तो 1 गुणा में क्या आएगा 2, फिर प्लस का चिन्ह 2 गुणा में क्या आएगा 3, फिर प्लस का चिन्ह 3 इंटू में क्या आएगा 1, फिर ओब्लिक का चिन्ह आ गया विचलनों का गुणनफल। तो तीनों विचलन गुणा में आ जाएंगे, 1 × 2 × 3। इस प्रकार से आपने सूत्र में वैल्यू रख ली है। उसके बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, सरल करना है। सरल करने का मतलब आपको जोड़ गुणा भाग जो भी है यहाँ पे वो करने हैं। तो देखो 11 में 2 जोड़ोगे क्या आ गया 13, और 13 में 3 जोड़ा तो क्या आ गया 16। ओब्लिक यहाँ पे 1 को 2 से गुणा करोगे 2 आएगा, 2 3 से गुणा होगा 6 आएगा, और 3 1 से गुणा होगा 1 आएगा। तो इन सभी को जोड़ना है। फिर 2 और 6 कितने हो गए 8 हो गए, 8 और 3 कितने हो गए भाई 11 हो गए। फिर ओब्लिक का चिन्ह है, इनको गुणा करो 1 × 2 × 3 तो क्या आएगा 6 आएगा। इतना करने के बाद में देखो आप इधर क्या सोल्व कर रहे हो 11 × 12 × 13 ये चल रहा है अपना। तो आपके आधार में कितने जीरो हैं, कल भी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि आधार में जितने जीरो होते हैं उतने से हम अंक लेते हैं इनके। और यदि आधार में 1 जीरो है तो इसका 1 अंक लेंगे, और इसमें यदि दूसरा अंक दाई का है तो इधर आके इकाई के अंक में जुड़ जाता है। अब इसके बाद में इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं। इसको देख के आपको आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप पंक्ति वाला सिस्टम अपनाओ और आंसर लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पर रफली करके आपको बता रहा हूँ, पंक्ति 1 लिख लेना और यहाँ पर पंक्ति 2 लिख देना, ठीक है। अब उत्तर कैसे लिखे जाएंगे ध्यान से देखना। आधार हमारा 10 था और उसमें 1 जीरो था, इसलिए हम इसका भी 1 अंक लिखेंगे, क्या होगा 6, और इसमें भी इकाई का अंक लिखेंगे 1, और इसमें इकाई का अंक क्या है 6। इतना कर लिया। इसके बाद में अब इसका दहाई का अंक देखेंगे तो इसमें तो दहाई का अंक है ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे 0। उस 0 का 1 अंक छोड़ के यहाँ लिखना है नीचे दूसरी पंक्ति में। इसमें दहाई का अंक क्या है 1 है तो इसको इधर लिखना है 1, और इसमें दहाई का अंक 1 है तो इसको थोड़ा इधर लिखेंगे। फिर इनको जोड़ देंगे 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो क्या बना हमारा आंसर 1716। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। 11 × 12 × 13 क्या होता है 1716 होता है। ये कौन सी विधि है, निखिलम आधार विधि की सहायता से आपने दो संख्याओं को गुणा किया है। दोस्तों यहाँ पे बहुत आसान है, ये 9th का क्वेश्चन था। मैंने समझाया था कि आपकी जो याददाश्त है फिर से ताज़ा हो, ठीक है। अब देखो हम समझते हैं, हम यहाँ पे प्रश्न ये नहीं करना चाह रहे थे, हम क्लास 10th का प्रश्न करना चाह रहे थे और किसी संख्या का घन ज्ञात करना चाह रहे थे। जैसे सपोज करते हैं संख्या हमारे पास क्या है 12 है। 12 का आपको क्या करना है घन ज्ञात करना है, समझना है एक बार आपको। तो 12 का घन का मतलब क्या हुआ 12 × 12 × 12 हुआ। तो यहाँ पे तीनों संख्याएँ क्या आ गई भाई सेम ही आ गई। अब देखो प्रश्न में तीनों संख्याएं सेम ही हो गई, तो यहाँ पर भी क्या बन जाता है उस केस में संख्या, पहली संख्या भी 12, दूसरी भी 12 और तीसरी भी 12। तो इधर विचलन भी क्या हो जाएंगे इनके 2 आ जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे। इस केस में देखो क्या बनता है, ये सूत्र कैसे बदलता है। मेन हम इस सूत्र पे आते हैं। कोई एक संख्या लिखनी है, अब तो कोई एक संख्या का मतलब ही नहीं रहा, तीनों संख्याएँ बराबर हैं, तो हम केवल यहाँ पर क्या लिख सकते हैं संख्या लिख सकते हैं। एक संख्या लिखनी है, आपको कहने का मतलब संख्या लिखनी है जिसका आप घन ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा।
शेष दो संख्याओं के विचलनों का योग देखना है। तो यहाँ पे एक संख्या लिख ली, इसका विचलन छोड़ दो, इनको जोड़ना है। तो ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना संख्या इंटू में 2 और गुणा में क्या आ जाएगा विचलन। 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप ये मत देखना कि 2 यहाँ पे था इसलिए 2 लगाया, ऐसा नहीं हुआ है। ये जब यहाँ पे 13 13 होता है तो यहाँ पे क्या आता है 3 3 आते हैं, ठीक है। तो ये 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ये 2 तो क्या है विचलन है ना, तो यहाँ पे 2 बार आ रही है यही संख्या, तो 2 इंटू विचलन, यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 प्लस 2 कितने होते हैं, 4 ही होते हैं ना, तो 2 इंटू 2, विचलन का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाता है, 2 इंटू विचलन। इसके बाद में दूसरा जो पार्ट है अपने सूत्र का वो क्या था, क्रमागत विचलनों के गुणनफलों का योग, ये गुणा ये। इस प्रकार से 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितनी बार आएगा, 3 बार। तो 3 इंटू विचलन का स्क्वायर हो जाएगा ना, विचलन का स्क्वायर। मैं और समझाऊंगा आपको ये कैसे बना है। और यहाँ पे देखो विचलनों का गुणनफल यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आएगा। यहाँ पे विचलन का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये सूत्र समझ में आ गया, समझो कि आपको ये पूरी पर्सन वाली आ गई है। इससे संबंधित आप सभी पर्सन सॉल्व कर सकते हो। ये सूत्र है हमारा किसी संख्या का घन ज्ञात करना। एक बार फिर से समझ लेना ये कैसे बना। देखो कोई एक संख्या लिखते थे तो तीनों संख्याएं बराबर हैं, तो यहाँ पे कोई एक लिखना है तो 12 ही आएगा। फिर प्लस क्या होता था, शेष दो संख्याओं के विचलनों का योग होता था, तो यहाँ पे 2 + 2 आएगा, ऐसे 2 + 2। और ये 2 क्या है, विचलन है। ये 2 बार आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा ऐसे कि 2 गुणा में 2 ऐसे लिख सकता हूँ, वही 4 आएगा। समझ रहे हो ना आप। 2 + 2, 2 + 2 का मतलब ये हुआ दोस्तों 2 + 2, तो आप ऐसे लिखोगे 12। 2 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 1, तो 12 + 2 इंटू में क्या आ गया 2। तो ऐसे ही तो बनेगा। तो ये 2 तो ऐसे कैसे रख लिया यार, ये 2 क्या है, विचलन है, तो 2 इंटू विचलन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे है विचलनों के गुणनफलों का योग था, तो 2 गुणा 2 + 2 गुणा 2 + 2 गुणा 2 ऐसे लिखना था यहाँ पे, ठीक है। ये वाला इंटू में ये वाला, फिर ये वाला। तो यहाँ पे ये कितनी बार आ रहा है आप देखोगे 3 बार आ रहा है, तो 3 गुणा में 2 इंटू 2, तो 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर। तो ये 2 क्या है, अपना विचलन है, तो यहाँ पे विचलन का स्क्वायर हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्यूब हो गया। आपको टेंशन कभी नहीं लेनी है, कभी भी नहीं लेनी है। आपको सूत्र तो याद करना पड़ेगा बच्चों, सूत्र याद करोगे तभी गणित में आगे बढ़ पाओगे। मेन गणित होती है वो सूत्रों की बुनियाद पर ही टिकी हुई होती है, तो आपको सूत्र याद करना है। ये माथाकोड़ी आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, घबराने का नहीं है, डायरेक्ट आपको सूत्र याद करना है। तो मैं सूत्र फिर से लिख रहा हूँ, ये मैंने समझाया है सूत्र कैसे बनाया है, तो मैं सूत्र डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे यदि संख्या है कोई भी संख्या हो सकती है, 15 20 25 30 इस टाइप से। यहाँ पे इसके ऊपर 3 घात लगी हुई है, तो इसका सूत्र बन जाता है एक संख्या, ठीक है। एक संख्या क्या, संख्या लिख लो आप, तो संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, 2 इंटू विचलन, ओब्लिक का चिन्ह लगाओ, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर, फिर ओब्लिक विचलन का क्यूब, क्या आएगा, विचलन का क्यूब आएगा। तो ये मैंने सूत्र लिख दिया है। अब हम एक पर्सन करते हैं और वो अपनी बुक का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जरा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 8 है 15 का क्यूब ज्ञात कीजिए, घन ज्ञात कीजिए। आपको 15 का घन ज्ञात करना है भाई, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया 8वां। आपको सूत्र लिखना है, ऐसे कि ऐसे ही करना है। फेयर कॉपी में भी नोट्स बना रहे हो उसमें ऐसे ही है कि ऐसे ही उतारना है आपको। 15 का क्यूब कर रहे हो, संख्या की जगह क्या आ गया भाई, 15 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 15 प्लस 2 सूत्र में है, ऐसे कि ऐसे लिख दिया, विचलन। अब बात करते हैं विचलन क्या आएगा। देखो इधर संकेत लिखें, संकेत, आधार क्या है आपका 10, तो विचलन क्या होगा 15 के लिए 5, विचलन क्या होगा 5 होगा, इतना हो गया। अब विचलन की जगह विचलन का मान रख दो 5।
अब देखो यहाँ पे गलती ये हो सकती है, यदि आपने यूँ ही रख दिया 5 तो ये तो 25 बन गया, 2 इंटू विचलन है ना, तो इसको ब्रैकेट में बंद करने का मतलब ये होगा कि ये 2 5 से गुणा हो रहा है। यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये गलत मान लिया जाएगा, 25 बन जाएगा। जब ब्रैकेट लगाते हो तो इसका मान कितना होगा 10, 2 इंटू 5 क्या होगा 10 ऑब्लिक फिर 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन की जगह 5 रखेंगे ये स्क्वायर और विचलन का क्यूब, यहाँ पे विचलन का मान 5 आ गया और ऊपर घात कितनी है 3 है। सूत्र में मान रखा है विचलन की जगह 5 और संख्या की जगह 15। सोल्व करो बच्चों, 15 2 5 से गुणा होता है क्या आता है 10 ऑब्लिक 3 गुणा 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई 25 होता है ऑब्लिक 5 की घात 3 का मान क्या आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। आप सभी को पता है, आप 10th में पढ़ रहे हो तो सभी को पता है 5 इंटू 5 25 बन गया और 25 5 से गुणा होगा तो क्या होगा 125 होगा। इस प्रकार से ये बनेगा 15 प्लस 10 कितना आ गया भाई 25 ऑब्लिक 25 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 75 आ गया और यहाँ पे 125 आ गया। यहाँ पे 15 का क्यूब चल रहा है भाई, 15 का क्यूब चल रहा है। ओके, अब इसके बाद में समस्या हमारे पास क्रिएट होती है, वो क्या है कि हम इनको देख के आंसर लिखना चाहते हैं कि आंसर क्या आएगा। आंसर का पता कैसे चलेगा, अभी मैंने आपको बताया था यदि आप आधार क्या ले रहे हो 10 ले रहे हो तो आपको एक एक अंक देखना है इनका। आधार 100 ले रहे हो, 100 लोगे तो आधार में कितने जीरो होंगे 2 जीरो होंगे, तो उस केस में यहाँ पे इकाई और दहाई के अंक साथ में लेते हैं और सैकड़ा वाला अंक इधर आके जुड़ जाता था। तो यहाँ पे तो आधार क्या हमारे पास 10 ही है तो हम एक एक अंक लेंगे। इधर रफली मैं आपको समझा देता हूँ, केवल रफ समझा रहा हूँ। ये एक पंक्ति लिख ली, फिर दूसरी पंक्ति लिख ली, आवश्यकता पड़े तो तीसरी लिखेंगे। ये लो 3 भी लिख लेता हूँ। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इकाई का अंक क्या है भाई, इसमें इकाई का अंक देखो आप क्या है 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, 5 लिखेंगे। और इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। इकाई का अंक आ गया 5 5 5 आ गया। फिर दहाई का अंक लिखना है दूसरी पंक्ति में, तो इधर से एक अंक छोड़ देना, तो वहाँ पे दहाई का अंक क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 इधर और यहाँ पे फिर 2 लिखेंगे। अब इसमें सैकड़ा का अंक है वो फिर से एक अंक छोड़ देना है और आगे लिखना है। यहाँ पे क्या जाएगा 1 आएगा। इसमें सैकड़ा का अंक है नहीं, यदि होता तो वो यहाँ आता और इसमें सैकड़ा का अंक होता तो वो इधर आता। इनमें है ही नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इनको जोड़ोगे क्या आएगा 5 और 2 7 और यहाँ पे 12 और 1 13 और यहाँ पे 2 और 1 हासिल वाला 3। तो आंसर क्या हो गया भाई 15 की घात 3 का मान क्या आएगा 3375, 3375 आंसर आएगा। 15 की घात 3 का मान क्या आएगा 3375। इस प्रकार से हम वैदिक गणित की सहायता से किसी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये हमारी कौन सी विधि चल रही है, निखिलम आधार विधि। इसके बाद में 1% और ले लेते हैं इसी विधि की सहायता से, तो उसमें आपकी सभी डाउटें दूर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता भी है एग्जाम में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 91 का आपको क्या ज्ञात करना है भाई, क्यूब ज्ञात करना है। 91 का आपको क्या ज्ञात करना है, क्यूब ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। 91 क्यूब का मतलब ही हुआ 91 गुणा 91 गुणा 91, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, सूत्र लिख देता हूँ मैं एक बार, फिर से रिवाइज हो जाएगा। संख्या की घात कितनी आएगी 3, तो सूत्र क्या बनता है हमारा संख्या प्लस 2 इंटू में क्या आता है भाई विचलन। बार बार सूत्र आप लिखोगे रिवाइज होता रहेगा तो आपको बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाएगा, सूत्र याद हो जाएगा बहुत आसानी से। फिर ऑब्लिक 3 इंटू में क्या आता था भाई विचलन का स्क्वायर।
सबसे अच्छा तरीका सूत्र ज्ञात करने का यही है कि आप हर पर्सन में सूत्र लिखो और बार बार लिखो उसको, है ना। तो आपको सूत्र याद हो जाएगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे विचलन का क्यूब था, ये सूत्र हमने रख दिया है यहाँ पे। और इस सूत्र में आपको मान रखना है, बहुत आसान है। देखो बच्चों, संख्या की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, 91 लिखेंगे। 91 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 91 लिखेंगे प्लस 2। अब बात यहाँ पे अटक जाती है, विचलन क्या लिखेंगे। तो विचलन की बात करते हैं तो इधर हम संकेत लिख देते हैं आपके लिए। संकेतों को आपको भी लिखना है, संकेतों में आधार के बारे में बताना है। आधार क्या ले रहे हो आप, 100 ले रहे हो। तो विचलन क्या आएगा दोस्तों, विचलन क्या आएगा, विचलन कैसे निकलता है, संख्या माइनस आधार। तो संख्या क्या है हमारी 91 है और आधार क्या है 100 है। तो 91 में से 100 गया तो क्या है माइनस का 9 आ गया। अब देखो माइनस में विचलन आ जाता है तो पर्सन में कुछ मज़ा ही और होता है, एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके बाद में शायद आपका पर्सन कोई गलत होगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। यानी कि इस पर्सन में सभी समस्याएं सोल्व हो जाएगी अपनी। 91 विचलन -9 है भाई, यहाँ पे -9 रख दिया, ऑब्लिक का चिन्ह है 3 विचलन का स्क्वायर यानी कि -9 का स्क्वायर, ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी कि -9 का क्यूब आ गया। इस सूत्र में जहाँ जहाँ पे विचलन दिख रहा था वहाँ वहाँ -9 रखा है, और जहाँ पे आपको संख्या दिख रही थी वहाँ पे आपने 91 रखा है। सॉल्व करो जल्दी से आप। यहाँ पे 91 माइनस में 18 हो गया, 2 × -9 क्या होगा -18 हो गया, 3। यहाँ पे -9 के ऊपर कितनी घात है भाई, 2 घात है। तो -9 गुणा -9 होगा ना, किसी संख्या के ऊपर 2 घात है और वो संख्या माइनस की है, तो -9 गुणा -9 ऐसे बन रहा है। माइनस माइनस से गुणा होगा प्लस बन गया, और 9 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ऑब्लिक यहाँ पे -9 के ऊपर 3 घात है, सेम यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे 3 घात होगी तो -9 एक बार और आ जाएगा। माइनस माइनस क्या बनता है भाई प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। और यहाँ पे गुणा करोगे आप 9 × 9 फिर 9 तो कितना आएगा 729। क्या आएगा भाई 729, क्या आएगा 729। बहुत सिंपल है, 9 × 9 × 9 करते हैं तो क्या आता है 729 आता है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 91 में से 18 घटाओ तो 11 में से 8 गए तो क्या है भाई 3। 11 में से 8 जाएंगे ना, एक उधार ले लो इधर से, तो 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पे क्या बचे हमारे पास 8, और तो 1 घटाओगे तो क्या आ गया 7। ऑब्लिक इनको गुणा करो, 3 एकम 3, 8 3 24, 243 माइनस 729। अब यहाँ आके समस्या अटक गई है। देखो कभी भी ये ओब्लिक वाली जो संख्याएं हैं वो ऋणात्मक नहीं आनी चाहिए। यदि ऋणात्मक आ जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको धनात्मक बनाने का प्रयास करेंगे। और धनात्मक कैसे बनाएंगे वो तरीका यहाँ पे सीखते हैं। आधार आपने क्या लिया भाई, आधार आपने 100 लिया है, इधर वाली संख्या को प्लस में बनाना है। तो प्लस में कैसे बनेगा, इधर से कोई संख्या आप उधार लोगे, जैसे आपने 1 उधार लिया इधर, तो इधर आके वो क्या बन जाएगा 100 बनेगा, क्योंकि आधार क्या है 100। यानी कि जो भी संख्या आप उधार ले रहे हो वो 100 से गुणा होकर इधर आएगी। जैसे आपने 1 उधार लिया तो 100 बनेगा, 100 माइनस 729 हो जाएगा, फिर भी माइनस में आने वाला है। 2 लोगे तो 200 माइनस 729 हो जाएगा, 3 लोगे तो 300 माइनस 729 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कितना उधार लेने का प्रयास करते हैं, -8 कर देते हैं, और इधर आके वो क्या बन जाएगा 800 बन जाएगा। तो यहाँ पे 73 आया, ऑब्लिक इधर से 8 कम होगा तो क्या बचा भाई 235 बचा, और इधर 8 आएगा तो वो 800 बनेगा। 800 माइनस 729 आ गया जी। देखो आगे बढ़ेंगे, 73 ऑब्लिक 235 ऑब्लिक 800 में से 729 घटाओगे क्या आएगा, यहाँ पे 10 8 से उधार लेगा ना, ये 10 बन गए, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, क्या आ गया 71 आ गया। इतना आने के बाद में देखो अब आप देख रहे हो, देख पा रहे हो यहाँ पे सभी संख्याएं पॉजिटिव हो गई है, धनात्मक हो गई है। अब पहले की तरह ही पर्सन बन चुका है, अपना सेम पर्सन बन गया है। तो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों इनको, इधर मैं रफली कर रहा हूँ भाई। अब आपको मान रखना है ना इनका, यानी कि 91 का क्यूब क्या आएगा, अब डायरेक्ट उत्तर रखने हैं। तो उत्तर कैसे रखते हैं, जब आधार में 2 जीरो है तो वही पंक्ति वाला तरीका अपना लेता हूँ मैं। इधर पंक्ति 1 और पंक्ति 2। तो देखो आधार में 2 जीरो है तो इधर 2-2 अंकों का जोड़ा लेंगे, ठीक है, ऐसे 2-2 अंक लेंगे। 71 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 71।
उसके बाद में इसके भी 2 अंक ले लेंगे, इकाई और दहाई का, थोड़ा सा गैप देकर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। उसके बाद में इसके अभी 2 अंक ले लेंगे, इधर कर लेते हैं इसको, 73 ले लिया यहाँ पे। ओके, अब देखो इसमें तीसरा अंक नहीं है, इसमें तीसरा अंक नहीं है, यहाँ पे जो सैकड़ा का अंक है वो क्या है 0 है। तो इस 0 को यहाँ नहीं रखना है, ये वाला तो छोड़ देना है ऐसे कि ऐसे, ये वाला जोड़ा छोड़ देना और यहाँ पे 0 रखना है। इसमें जो सैकड़ा का अंक है वो 1 आगे रखना है, यानी कि यहाँ नहीं रखना है, ये काम पूरा हो गया, यहाँ रखना है। सैकड़ा का अंक क्या है 2 है, इसमें सैकड़ा का अंक है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 लगाओगे कोई मतलब ही नहीं रहेगा भाई। तो आप देखोगे इनको जोड़ोगे तो 71, यहाँ पे 35 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 75, इनको जोड़ दिया मैंने। आंसर क्या है भाई 75, 35, 71, 7,53,571, 7,53,571 आंसर आ रहा है। आपको दिख रहा है, बहुत आसान है। कैसे किया है मैंने, आप देखोगे आधार में 2 0 है तो 2 अंक लेने हैं, 71 लिया है, इसमें इकाई दहाई का अंक 35 लिया है और अगले में 73 लिया ये वाला। फिर उसमें यदि सैकड़ा का अंक इसमें होता है तो ये वाला पैर छोड़ के यहाँ रखते हैं, और अगले वाले में सैकड़ा का अंक है तो उसको अगले पैर के नीचे रखते हैं। इस प्रकार से रखते जाएंगे और इनको जोड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है और लाजवाब है। आप नोट्स बनाते रहोगे आपको समझ में आएगा। आप 1-2% और अभ्यास के तौर पे करना। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, 9 हो गया, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 10 है 32 का क्यूब ज्ञात करो, 32 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, 32 का क्यूब ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। 32 का घन ज्ञात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ। 32 के लिए दोस्तों आधार क्या मानोगे आप, आधार क्या मानोगे 10 ही मानोगे, 100 तो मानने से रहे। आधार 10 माना तो विचलन क्या आएगा भाई, विचलन क्या आएगा, विचलन क्या होगा, संख्या माइनस आधार होता है और वो क्या आ गया 12 आ गया, 12 क्या 22 आ गया, सॉरी विचलन क्या आ गया 32 माइनस 10 करोगे 22 आ गया। तो ये विचलन है अपना, वो आधार से ज़्यादा आ गया। विचलन क्या हुआ, आधार से ज़्यादा आ गया, तो निखिलम आधार विधि तो फेल हो गई। अब कौन सी विधि काम में आएगी, उपाधार विधि काम में आएगी। दोस्तों कौन सी विधि काम में आएगी, उपाधार विधि। क्यों, जब किसी संख्या का विचलन आधार से ज़्यादा होता है तो कौन सी विधि काम में आती है, उपाधार विधि काम में आती है। तो उपाधार विधि के लिए सूत्र तो बताया ही नहीं है आपने, तो पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। उपाधार विधि के लिए कौन सा सूत्र काम में आता है, ठीक है। मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। उपाधार विधि के लिए सूत्र कौन सा काम में आता है वो लिख लेते हैं। निखिलम उपाधार, निखिलम उपाधार विधि से घन ज्ञात करना, घन ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र। निखिलम उपाधार विधि की सहायता से घन ज्ञात करने का सूत्र बहुत सिंपल है भाई दोस्तों। देखो मैं सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ से, संख्या का क्यूब, ये संख्या का क्यूब हो गया। सूत्र आपको याद होगा ही निखिलम आधार विधि वाला, तो वो वैसे की वैसे ही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। उपाधार का अंक, उपाधार का अंक और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब इनटू में क्या आ जाएगा, जो पहले वाला सूत्र था ना वही आ जाएगा। पहले वाला सूत्र फिट कर दो। यहाँ पे क्या था, संख्या, क्या था, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन 2 इंटू विचलन, संख्या इंटू 2 इंटू विचलन था। ये वाला सूत्र तो पहले वाला ही है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन पहले वाला सूत्र ही है। फिर ओब्लिक का चिन्ह था, ठीक है। उपाधार का अंक, उपाधार अंक, उपाधार अंक गुणा में क्या आएगा, सेम पहले वाला सूत्र ही आ जाएगा। पहले वाला सूत्र क्या था भाई, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर, ओब्लिक बंद, ठीक है। ओब्लिक फिर से स्टार्ट होगा और लास्ट वाला तो वो का वही रहेगा भाई, विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। ये सूत्र आप अपनी कॉपी में नोट करें, नोट्स बुक में उतारें, ठीक है। सूत्र एक बार समझना क्या है।
देखो पहला जो पार्ट था अपना निखिलम आधार विधि में, जो पहला पार्ट था ओब्लिक वाला लेफ्ट साइड में, उसमें ये वाला नहीं आता था। ये यहाँ पे उपाधार के अंक का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, उपाधार के अंक का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, बाकी वो का वही है। जो सेकंड ओब्लिक वाला मान है उसमें उपाधार का अंक एक्स्ट्रा आ गया गुणा में, बाकी वो का वही मान है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। और यहाँ पे तीसरा वाला जो ओब्लिक में मान था वो सेम है दोस्तों। ओके, विचलन का क्यूब सेम है। उसके बाद में हम इस सूत्र की सहायता से एक पर्सन सोल्व कर लेते हैं और पर्सन लेते हैं हम 32 का क्यूब निकालना। किसका? 32 का क्यूब निकालना, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 32 का क्यूब ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 10 32 का क्यूब ज्ञात करना। ठीक है, ये अपना पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 10 32 की घात 3 का मान क्या होगा? बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें आपको तो मान ही रखना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। 32 का क्यूब, 32 का क्यूब। तो पहले आपको संकेत लिख लेते हैं। संकेत लिखना बहुत ही आसान है भाई। आधार तो क्या रहना है? संकेतों में आपको सेम ऐसे कैसे ही करना है। कॉपी में जो राइट साइड है उस तरफ संकेत लिखना है, लेफ्ट साइड में आपको सॉल्यूशन करना है। संकेतों में आधार क्या ले रहे हो आप? आधार 10, उपाधार आपको देखो उपाधार चाहिएगा इसमें, 32 है ना। जब आप विचलन निकालोगे आधार की सहायता से तो 22 आ रहा है, इसलिए उपाधार चाहिए। अब आपको 32 के पास पहुंचना है तो आधार को किससे गुणा करें कि 30 वाली रो में आ जाए, 30 वाले लाइन में आ जाए ना, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 30। ठीक है, आधार को किससे गुणा कर दिया आपने? 3 से गुणा कर दिया, क्या बन गया? 30। तो उपाधार का अंक क्या हुआ? उपाधार का अंक क्या हो गया? 3। जिससे गुणा किया आपने वही तो क्या है? उपाधार का अंक है। तो उपाधार का अंक क्या आ गया भाई? 3 आ गया। अब इस सूत्र में मान रखना है और कुछ भी नहीं करना। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। सूत्र जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा आपको काम करना है। सूत्र याद रखना है। गणित में सूत्र के अलावा कुछ नहीं है, पूरी बुनियाद सूत्रों पे टिकी हुई है अपनी। देखो उपाधार का अंक, फिर उसके ऊपर 2 घात। उपाधार का अंक वहाँ पे देख लिया हमने 3 आया और इसके ऊपर ये 2 घात लगा दी है। फिर आगे ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब भी क्या है? गुणा करना है। ब्रैकेट का मतलब भी क्या है? गुणा करना है। देखो एक संख्या लिखनी है। संख्या कौन सी? 32 की बात कर रहे हैं। 32 आपने लिख दिया प्लस 2 इंटू में क्या है भाई? विचलन है। विचलन कितना है आपका? विचलन संकेतों में विचलन किससे निकलेगा? उपाधार से निकलेगा। संख्या माइनस क्या होता है? उपाधार होता है। विचलन क्या होगा अब? संख्या माइनस उपाधार। तो विचलन क्या आ गया? 2 आ गया। विचलन कितना आया भाई? 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आ गया? 2। इसमें मान रखा है ओब्लिक उपाधार अंक। उपाधार अंक आ रहा है फिर से। उपाधार का अंक क्या है? 3 है गुणा ये वाला, गुणा आ गया। अब ब्रैकेट आ गया ये 3 और विचलन का स्क्वायर। विचलन क्या है भाई? 2 है तो 2 का स्क्वायर। बहुत आसानी से देखना, आप समझना। यदि समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को पीछे करके देखना, बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत सरल है। अब आगे बढ़ोगे। विचलन का क्यूब। विचलन का क्यूब का मतलब क्या हुआ? विचलन कितना भाई? 2 है तो 2 का क्यूब। ये लो पर्सन में मान रख दिया हमने, सूत्र में मान रख दिया दोस्तों। कुछ नहीं किया है। जहाँ पे विचलन था वहाँ पे 2 रखा है, जहाँ पे उपाधार का अंक था वहाँ पे 3 रखा है, और जहाँ पे संख्या थी वहाँ पे 32 रखा है। और सूत्र में मान रखने के बाद में हमने ये चीज़ प्राप्त कर ली है। ये यहाँ तक हल प्राप्त कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना है। 3 के ऊपर 2 घात हैं। 3 के ऊपर 2 घात का मतलब 3 इंटू 3 क्या बन गया भाई? 9 बन गया। गुणा का चिन्ह है। देखो 32 है, फिर प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 2 गुणा 2 है ना, ये तो क्या बनेगा? 4। और 4 32 में जुड़ेगा तो क्या बन गया भाई? 36। फिर ओब्लिक का चिन्ह है। यहाँ पे आप देखो इस ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लेते। 2 की घात क्या है भाई? 2 की घात क्या है? 2 है, तो 2 की घात 2 का मान क्या हो गया? 4। और ये 4 किससे गुणा हो रहा है? 3 से, तो क्या आ गया? 12। ये 4 किससे गुणा होगा? 3 से 12। 12 तो 3 इंटू में क्या आ गया? 12 आ गया भाई। ओब्लिक 2 की घात क्या है? 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब आगे सोल्व कर दो। 9 को गुणा करो 36 से, क्या आएगा? 9। 9 गुणा होगा 6 से गुणा करोगे, 9 पंजे 45, 9 चिंगा 54, 54 आ गया। हासिल की कितनी लगेगी? 5 लगेगी सुपर की, और 9 ती 27, 27 और 5 कितने हो गए भाई? 32। 27 और 5 कितने हो गए? 32। तो
24 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 324 ऑब्लिक 12 इंटू 3 करोगे 12 12 12 दूना 24 12 तिया 36 ऑब्लिक 8, ये वाला 8। यहाँ तक आ गए, सभी मान धनात्मक दिख रहे हैं, बहुत खुशी है। धनात्मक आ गए तो आपको आगे कुछ नहीं करना है। यदि ऋणात्मक आ जाते तो उसको धनात्मक में बदलने की आवश्यकता होती। तो हमें तो पहले से ही धनात्मक मान मिले हैं दोस्तों यहाँ पे। तो सॉल्व करते हैं इनको। सॉल्व करके आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, 32 का क्यूब लिखना है। 32 का क्यूब क्या आएगा, 32 का क्यूब कैसे निकालते हो, आधार में कितने जीरो हैं, एक जीरो है तो एक एक अंक के लिखना है। वही पंक्ति वाला तरीका मैं देखो सूत्र को मिटा देता हूँ ऊपर से, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। आपने उतार लिया होगा, देखो आपने यहाँ तक कर लिया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं पंक्ति 1 और पंक्ति 2। इस प्रकार से हमने लिख लिया पंक्ति 1 पंक्ति 2। आधार में एक जीरो है तो एक एक अंक लिखेंगे। इसका इकाई का अंक क्या है 8, इसमें इकाई का अंक क्या है भाई 6, इसमें इकाई का अंक क्या है 4। तो यहाँ पे ये लिख लिया। अब देखो इसमें दाई का अंक क्या है, दाई का अंक तो दिख ही नहीं रहा है, दाई का अंक 0 है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसमें दाई का अंक है, अगले के नीचे लिख देंगे 3, इसमें दाई का अंक है वो अगले के नीचे लिख देंगे 2। और फिर देखो इसमें सैकड़ा का अंक नहीं है, इसमें सैकड़ा का अंक नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। इसमें भी सैकड़ा का अंक नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। देखो कैसे लिखा है मैंने, एक बार फिर से देखना। सबके इकाई के अंक लिखने हैं 8, यहाँ पे इकाई का अंक लिखा 6 और यहाँ पे क्या लिखा आपने 4 लिखा है। उसके बाद में दाई का अंक एक अंक छोड़ के लिखना है और इसका भी एक अंक छोड़ के आगे लिखोगे। इस प्रकार से इसमें दाई का अंक यहाँ आ गया। अब इसमें सैकड़ा का अंक नहीं था तो 0 हो गया, एक अंक छोड़ गए, फिर 0 हो गया, इसमें भी नहीं था और इसमें क्या था 3 था। तो इनको जोड़ोगे क्या आएगा 8 6 7 2 और 3। तो आंसर क्या हो गया 32 76 8। 32 का क्यूब क्या होगा भाई, 32 का क्यूब आएगा 32,768, 32,768। धन्यवाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 वो आप खुद करना अगले वीडियो में। यदि आपको नहीं आता है तो हम बताएंगे अवश्य। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।